साथियों नमस्कार। हम लोग देख रहे हैं पुस्तकालय क्रांति। पुस्तकालय क्रांति के संदर्भ में हम लोगों ने पिछले क्लास में जो देखा कि वीडियो काफी लंबा हो जा रहा था, तो मुझे लगा कि ज्यादा लंबा हो जाएगा तो देखने में हो सकता है आप लोगों को दिक्कत हो क्योंकि टाइम कम मिलता है। मुझे लगा कि इसे हमें अलग अलग पार्ट में बनाना चाहिए, पार्ट 1 पार्ट 2, ताकि आप जो है इसको आसानी से समझ सकें। पार्ट 1 में हम लोगों ने जो देखा वो देखा कि पुस्तकालय क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई। इसको हम लोग 3 कालखंडों में देखा। 2 कालखंड जिसमें हम लोगों ने देखा प्राचीन कालखंड और दूसरा मध्यकालीन कालखंड। अभी हम लोग आधुनिक कालखंड में देख रहे हैं। ये आधुनिक कालखंड स्वतंत्रता प्राप्ति के आसपास के कालखंड को हम लोग आधुनिक मान रहे हैं। हाँ, ऐसा भी है कि हम लोग इसको लगभग 20वीं सदी को लेकर के चल रहे हैं। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोगों ने पहले कालखंड में देखा कि पुस्तकालय एसोसिएशन संघ के बारे में हम लोगों ने देखा पिछले क्लास में। अब हम लोग जो देखने वाले हैं पुस्तकालय अधिनियम देखने वाले हैं। पहले हम लोगों ने देखा था पिछले क्लास में पुस्तकालय संघ, जो खत्म हो गया उसको हम लोगों ने 2 पार्ट में देखा। हम लोगों ने देखा स्टेट लेवल लाइब्रेरी एसोसिएशन, फिर हमने एक देखा नेशनल लेवल लाइब्रेरी एसोसिएशन। हम लोगों ने इसको देखा पिछले क्लास में। अब ये हमारा रिकेप रहा। अब हम लोग आगे जो देखने वाले हैं वो देख रहे हैं पुस्तकालय अधिनियम। पुस्तकालय अधिनियम, इसको देखते हैं। जब पुस्तकालय अधिनियम हम लोग देख रहे हैं तो हम लोग ये देखेंगे कि पुस्तकालय अधिनियम आखिर में है क्या। अधिनियम हम लोग किसको बोलते हैं? तो पहले क्या होता है कि कोई भी एक कानून, एक नियम, ऐसा कुछ जो हम लोग उसको हमारे जो विधायिका है वो उसे संसद में या विधानसभा में उस प्रस्ताव को रखते हैं। प्रस्ताव के पक्ष में और उसके विपक्ष में वोटिंग होती है और फिर अगर बहुमत मिल जाता है तो वह बिल, जो प्रस्ताव है, वो पारित हो जाता है। पारित होने के बाद वो एक एक्ट बन जाता है, एक अधिनियम बन जाता है। इसके बारे में मैंने आपको प्रारूप को या बिल जिसको हम लोग बोलते हैं उस, और अधिनियम यानी कि एक्ट जिसे बोलते हैं, इस बारे में हमने आप लोगों को पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था। पिछले क्लास में ही मैं बताया हूं और इसके अलावा जब मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहा था उसमें भी हम लोग देखे हैं। तो चलिए उस पर ज्यादा ये नहीं करेंगे, ये भी वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर तीसरा क्लास लेना पड़ेगा। तो मैं चाह रहा हूं कि 2 क्लास में खत्म हो जाए। तो पुस्तकालय अधिनियम की बात करते हैं तो यह अधिनियम भी एक प्रकार का पुस्तकालय की एक क्रांति के रूप में हम लोग इसको देखते हैं, क्योंकि पुस्तकालय के विकास में इस अधिनियम की भी भूमिका ठीक ठाक रही है। तो पुस्तकालय क्रांति के दिशा में लाइब्रेरी लेजिस्लेशन यानी कि पुस्तकालय अधिनियम का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पुस्तकालय अधिनियम पुस्तकालय व्यवस्था को नियंत्रित रखती है और उसे संचालित करने में मदद करती है। अगर हम लोग प्रथम पुस्तकालय अधिनियम देखें, पहला लाइब्रेरी लेजिस्लेशन की बात करें
तो यह आया था 1948 में, स्वतंत्रता प्राप्ति के 1 साल के अंदर। और यह लाया गया था सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए। तो इसको बोला गया था मद्रास सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम। सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम। इसको याद रखना पड़ेगा कि किसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम। फिर क्या हुआ, यह अधिनियम पारित हुआ, अधिनियम बना। पारित होने के बाद इसके बाद 1960 में आंध्र प्रदेश में ये अधिनियम लागू हुए। पहला अधिनियम कब लागू हुआ, प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं, दूसरा कोई नहीं पूछता। पहला अधिनियम बना मद्रास सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1948। इसमें क्या हुआ था, मद्रास लेजिस्लेटिव असेंबली में एक बिल आया 1948 में। यह लाया गया कि सार्वजनिक पुस्तकालय का होना जरूरी है, निःशुल्क पुस्तकालय हो और कोई व्यक्ति जा करके उस पुस्तकालय में सेल्फ स्टडी कर सके। इसलिए एक अधिनियम लाना जरूरी है। मद्रास में जो लाया गया उसको बुलाया गया था मद्रास सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम। ये आया था 1948 में। इसे हम लोग प्रथम पुस्तकालय अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। फिर 1960 में कहां आया, आंध्र प्रदेश में आया। फिर 1965 में, 1965 में कर्नाटका में, 1967 में महाराष्ट्र में, 1979 में पश्चिम बंगाल में,  इसके बाद 1988 में मणिपुर में, 1989 में हरियाणा में, इसके अलावा 1989 में केरल में, फिर 1993 में मिजोरम में, 1994 में गोवा में, 2001 में गुजरात में, फिर और 2001 में ही उड़ीसा में, 2004 में उत्तर प्रदेश में,
2008 में अपने बिहार में ये अधिनियम पारित हुआ। तो हम लोगों ने देखा पुस्तकालय अधिनियम पहला 1948 में, आजादी के 1 साल के अंदर मद्रास सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 1960 में आंध्र प्रदेश में, 65 में कर्नाटका में, 67 में महाराष्ट्र में, 79 में पश्चिम बंगाल में, 88 में मणिपुर, 89 में हरियाणा, 89 में ही केरल, 1993 में मिजोरम, 94 में गोवा, 2001 में गुजरात उड़ीसा में दोनों जगह, 2004 में उत्तर प्रदेश में, 2008 में बिहार में। तो ये आपके अधिनियम रहे, पुस्तकालय अधिनियम। अब हम लोग देखेंगे बिल और प्रारूप के संबंध में। तो पुस्तकालय बिल या प्रारूप, इसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। इसको बोला जाता है मॉडल बिल या आदर्श प्रस्ताव। या प्रारूप। एस.आर. रंगनाथन ने पब्लिक लाइब्रेरी के बेहतर सुविधा के लिए एवं इसके विकास हेतु मॉडल ड्राफ्ट बिल तैयार कर किए थे और इसे 1931 में बनारस में आयोजित पहला प्रथम ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में बहस के लिए प्रस्तुत किया था। किसने? एस.आर. श्री एस.आर. रंगनाथन ने। श्री एस.आर. रंगनाथन जो पुस्तकालय विज्ञान के जनक माने जाते हैं, पिता कहे जाते हैं भारत के संदर्भ में, इन्होंने पब्लिक लाइब्रेरी की बेहतर सुविधा के लिए इन्होंने इसका महत्व समझा कि पब्लिक लाइब्रेरी का होना जरूरी है। तो इसकी सुविधा के लिए और इसके विकास हेतु इन्होंने एक बिल तैयार किया, मॉडल ड्राफ्ट बिल इसे बोला जाता है। मॉडल ड्राफ्ट बिल इन्होंने इसको तैयार किया और 1931 में बनारस में, अभी का वाराणसी, सॉरी थोड़ा खांसी हो गया है, तो मॉडल ड्राफ्ट बिल एक तैयार किया और 1931 में बनारस में, तत्कालीन बनारस इसे बोला जाता था, एक कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था, ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस कब आयोजित किया गया था? 1931 में। और इसी में इन्होंने मॉडल ड्राफ्ट बिल को बहस के लिए रखा, इस पे डिबेट हो, बहस हो, क्योंकि कोई भी बिल जब आ रहा है या बिल है तो उसे बिना बहस के पास करना उचित नहीं है। जबकि हमारी जो है इससे पहले की गवर्नमेंट ने, जो अभी भी है तीसरा फेज, तो दूसरे फेज में, पहले फेज में बहुमत काफी था, तो इन्होंने जो भी बिल आया फटाफट, जिसमें किसान बिल वगैरह सब कुछ शामिल था, बिना बहस के बहुत सारे बिल इन्होंने पास करवाए, जिसकी स्थिति ये हुई कि जब पब्लिक रोड पे आई
तो इन्होंने बैक फुट पे जाना पड़ा। ड्राइवरों के लिए 10 लाख फाइन एक्सीडेंट करने पे। तो ये सभी बिल जो है अनावश्यक पास किए गए, लेकिन क्योंकि बहस नहीं किया गया, तो जो बिल पे बहस नहीं हो और वो बिल अगर पास कर दिया जाए तो बिल देश हित में है, लोक हित में है कि नहीं है, जरूरी नहीं है। कभी कभी गवर्नमेंट अपने एजेंडे के लिए भी वैसे बिल पास कर देते हैं हल्ला गुला के साथ, या अधिक मेंबर को सस्पेंड करके बाकी जो मेंबर बचे हैं पास हो गया, कौन विरोध करने वाला है। लेकिन इस बार तीसरा फेज जो है भाजपा गवर्नमेंट के लिए एक चुनौती है, क्योंकि इस बार विपक्ष जो है मजबूती के साथ आ चुका है संसद भवन में। तो अब अनावश्यक बिल इस प्रकार से पास हो नहीं कर पाएंगे, अब बहस होगी, उनको बहस करना पड़ेगा। तो बहस होना जरूरी है किसी बिल को लेकर के। तो जब एक कॉन्फ्रेंस में इस बिल को इन्होंने रखा था, ऑल इंडिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में, तो इन्होंने जब ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में जब रखा तो उसमें बहस हुई और डिबेट होने के बाद, डिस्कशन होने के बाद यह बिल जो है, इसे भी टाइम लगा था। 1972 में 1972 इसे रखा गया, लेकिन 1972 तक इसे जो है 14 राज्यों में लागू किया जा सका था। ते हुए आपके बिल प्रारूप। हम लोग आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि पुस्तकालय रिवॉल्यूशन में और क्या नई चीजें आई। उसको देखते हैं। चौथा क्या है? चौथा है पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा। लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, जिसे हम लोग पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान बोलते हैं। इसकी शिक्षा की बात की गई कि इस विषय का शिक्षा जरूरी है। ये बातें भी रिवोल्यूशनरी बातें हैं कि इससे पहले जो है वो लाइब्रेरी साइंस की पढ़ाई एक प्रोफेशन के तौर पर नहीं होता था। हुआ कि अब जो है लाइब्रेरी साइंस की पढ़ाई होना जरूरी है। अब इसकी शुरुआत 1933 में की गई थी। तो पुस्तकालय क्रांति सही रूप में तभी सिद्ध होती है या होगी जब आम लोगों को इसकी जानकारी पहुंचाई जाएगी कि लाइब्रेरी साइंस एक कोर्स है और इसकी पढ़ाई जरूरी है। मैं अभी 2024 से बता रहा हूं, आप लोगों से पूछिए कि क्या आप जानते हैं कि पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा क्या है या पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान शिक्षा क्या है। मैं बताता हूं कि लगभग 80% लोगों को इस विषय के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है कि यह एक ऐसा विषय है और इस विषय की पढ़ाई होती है और यह विषय जो है जरूरी विषय है, यह एक अच्छा प्रोफेशन है। बहुत कम लोग इस संदर्भ में जानते हैं। तो हुआ कि सिर्फ पुस्तकालय खोल देने मात्र से यह कार्य ठीक नहीं होगा, इसमें भी प्रोफेशनल लोगों को जाकर के इन विषयों के संदर्भ में लोगों को जानकारी देना होगा और इससे संबंधित कोर्स शुरू करने होंगे। क्योंकि प्रत्येक पुस्तकालय में पुस्तकों के रख रखाव के लिए अनुभवी सेवकों के लिए अनुभवी कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। इसके लिए इसकी पढ़ाई करना आवश्यक है। इस दिशा में, इस क्षेत्र में प्रथम प्रयास नेशनल लाइब्रेरी के द्वारा इस दिशा में इसके पढ़ाई के लिए प्रथम प्रयास
नेशनल लाइब्रेरी के द्वारा (1933) में 1933 में 6 महीने का कोर्स प्रारंभ किया गया था। 6 महीने का प्रशिक्षण कोर्स डिजाइन किया गया और शुरुआत हो गई। तो एक नई बात है, अच्छी बात है कि एक नई कोर्स की शुरुआत हो गई। विश्वविद्यालय स्तर पर सर्वप्रथम मद्रास विश्वविद्यालय में, इसके बाद पहला आप लोगों ने देखा 1933 में, दूसरा विश्वविद्यालय स्तर पर पहली बार मद्रास इसमें आगे रहा है। मद्रास ने सबसे पहले 1948 में अधिनियम भी बनाया और यहां आप देख रहे हैं कि मद्रास विश्वविद्यालय में 1 ईयर का, 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस कोर्स शुरू किया गया। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन LIS कर सकते हैं, PGD LIS इन लाइब्रेरी साइंस, इंग्लिश नहीं, लाइब्रेरी साइंस, इसको कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस मद्रास ने शुरू किया 1933 में। 6 महीने का कोर्स शुरू हुआ और विश्वविद्यालय स्तर पर 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स शुरू किया गया कि इस कोर्स को करके के भी आप लाइब्रेरियन बन सकते हैं। इसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, AMU में ब्रैकेट शॉर्ट में लिख देता हूं, AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बिलीव की पढ़ाई 1948 में प्रारंभ किया गया और एमलिब की पढ़ाई सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली या दिल्ली यूनिवर्सिटी DU में एमलिब की पढ़ाई इसके बाद एमफिल, एक बार मैं थोड़ा चेक कर लूं कि ऐसा तो नहीं कि कट रहा है। गुड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एमफिल, PhD की पढ़ाई 1950 में शुरू की गई। ये भी एक रिवोल्यूशनरी ही है, ये भी जो है रिवोल्यूशन ही है, एक क्रांति ही है लाइब्रेरी साइंस के लिए कि 33 में जो है मद्रास में 6 महीने का कोर्स शुरू किया जाए। नेशनल लाइब्रेरी 6 महीने का कोर्स शुरू करता है। इसके अलावा विश्वविद्यालय 1 ईयर का PG प्रोग्राम शुरू किया जाता है। इसके बाद AMU में बिलीव की पढ़ाई 1948 में शुरू की जाती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी एमलिब, एमफिल, PhD 1950 में शुरू की जाती है। इसके बाद जो राज्य बचे, लगभग सभी राज्यों में धीरे धीरे इसकी पढ़ाई शुरू हो गई। जो अब जो है बिलिस बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की पढ़ाई शुरू हो गई। अब पढ़ाई चलता गया।
इसके बाद बिहार में कई विश्वविद्यालय में पढ़ाई शुरू की गई। और बिहार में सर्वप्रथम कहां पढ़ाई शुरू की गई लाइब्रेरी साइंस की? तो बिहार में भागलपुर विश्वविद्यालय में। कहां शुरू की गई? भागलपुर। भागलपुर में कब? 1971 में, 1971 में इसकी पढ़ाई शुरू की। वर्तमान में लगभग विश्वविद्यालयों में इस विषय की पढ़ाई बिहार में शुरू कर दी गई है। झारखंड के भी कुछ विश्वविद्यालयों में इसकी पढ़ाई शुरू कर दी गई है। पब्लिक विश्वविद्यालयों में कम है, लेकिन प्राइवेट विश्वविद्यालयों में इस विषय की पढ़ाई शुरू कर दी गई है। अब हम लोग थोड़ा पंचवर्षीय योजना देखते हैं, क्योंकि ये भी एक रिवॉल्यूशन है कि पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या हुआ लाइब्रेरी साइंस के संदर्भ में, लाइब्रेरी रिवॉल्यूशन के संदर्भ में। तो हम लोग देखते हैं अब 5वां में पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना, पहले जानिए कि पंचवर्षीय योजना है क्या। सरकारें आजादी के बाद से ही, जब हमारा संविधान लागू हुआ था उसके बाद से पंचवर्षीय योजना शुरू गई कि 5 वर्ष का प्लान होगा, योजना बनाई जाएगी, उसी के अनुसार काम किया जाएगा, उसके लिए उसके अनुसार ही बजट होगा। तो इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो पंचवर्षीय योजना हमारे यहां शुरू हुई, उसमें भी पुस्तकालय के विकास को महत्व दिया गया। इसके दौरान पंचवर्षीय योजना के दौरान इसके लिए भी राशि स्वीकृत की गई, क्योंकि पंचवर्षीय योजना में जो राशि स्वीकृत होती है वही राशि उस क्षेत्र के विकास में लगता है। तो पुस्तकालय विकास के लिए भी प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही यह राशि शुरू हुई, और इस योजना का प्रारंभ 1951 में किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। विभिन्न पंचवर्षीय योजना के तहत स्वीकृत राशि को हम लोग अलग अलग पंचवर्षीय योजना में देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब? 1951 टू 1956। प्रथम पंचवर्षीय योजना, इस योजना के तहत पुस्तकालय विकास के लिए 1 करोड़ का प्रावधान किया गया था। 1 करोड़ का प्रावधान पुस्तकालय विकास के लिए किया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 टू 1961। इस दौरान क्या हुआ? इस योजना के तहत पब्लिक लाइब्रेरी का नेटवर्क विकसित हुआ, और इसके लिए 1 करोड़ 40 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। 1 करोड़ 40 लाख का प्रावधान हुआ। इसके बाद तृतीय पंचवर्षीय योजना, इसमें लाइब्रेरी नेटवर्क को और विकसित किया गया कि और ज्यादा लाइब्रेरी हो। ये कब हुआ? 1961 टू 19
1966 इसमें लाइब्रेरी नेटवर्क पे काम किया गया। चतुर्थी पंचवर्षीय योजना, इसके तहत लाइब्रेरी के विकास में फोकस किया गया। 1966 टू 1971 सॉरी 90 इसमें गैप हो गया था थोड़ा सा। ये जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो आई थी ये यही तक नहीं रहा, इसमें शामिल हुए थे अलग अलग 1966 टू 1971। इसके अलावा 1971 से 76 ये सभी योजनाओं को मिला करके चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में इसके पूर्व की जो भी योजनाएं थी, जो आपने ऊपर में भी देखा, इन सभी योजनाओं को मिला करके कहा गया कि 30 करोड़ आकलन किया गया था। 99 लाख खर्च करने का प्रावधान हुआ। और इसमें क्या क्या विकसित किया गया ये विशेष है। बाल ग्रंथालय या पुस्तकालय जिसे आप बोलते हैं, इसके अलावा ग्रामीण ग्रंथालय, इसके अलावा सार्वजनिक ग्रंथालय, ये सब ग्रंथालय विकसित किए गए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। ऐसे और सारे आए पंचवर्षीय, पांचवी पंचवर्षीय योजना, पांचवी छठी जो 1973 से 1985 तक चला, इसमें भी ग्रंथालय का विकास हुआ। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक चला, इसमें भी ग्रंथालय एवं सूचना सेवा के आधुनिकीकरण पे 996 करोड़ खर्च किए गए। इसके अलावा आठवीं पंचवर्षीय योजना, तो सबका बहुत ज्यादा इससे संबंधित प्रश्न कम आते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत लंबा मुझे वीडियो क्लासेस इस पे करने चाहिए। 1992-97 में इसमें भी विशिष्ट पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय पे काम हुआ। हाँ, आठवीं पंचवर्षीय योजना में एक विशेष बात है, मुझे लगता है ये आप लोगों को समझाना चाहिए। इसमें विशिष्ट पुस्तकालय पे बात की गई थी। विशिष्ट पुस्तकालय के विकास पे काम किया गया था। किसमें? आठवीं पंचवर्षीय योजना में, 1992 से 1997 वाले में। नवीं वाले में क्या हुआ? 1997 से 2002 में। इस योजना के तहत स्पेशल लाइब्रेरी एवं शैक्षिक पुस्तकालय को नेटवर्क से जोड़ने का काम किया गया, साथ में जो है कंप्यूटरीकृत किया गया। ऐसे और कोई परियोजनाएं हैं, पंचवर्षीय योजनाएं हैं, तो हम लोग इसको ज्यादा गहराई में नहीं जाते हैं कि इससे प्रश्न बहुत कम आते हैं। लेकिन फिर भी कुछ पंचवर्षीय योजना को आपको गहराई समझना पड़ेगा। हाँ, नवीं पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था कि डिजिटल कंप्यूटरीकृत लाइब्रेरी की बात जो है वो नवीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी, जो पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 के बीच था। इसमें स्पेशल लाइब्रेरी और
एजुकेशनल एकेडमिक लाइब्रेरी की बात की गई थी 9वीं में। 9वीं पंचवर्षीय योजना अंतर्गत 1997 से 2002, 1997 टू 2002, इसमें क्या हुआ था? स्पेशल लाइब्रेरी और किस पे काम हुआ था? एकेडमिक लाइब्रेरी पे, एकेडमिक लाइब्रेरी पे काम हुआ था इस पंचवर्षीय योजना में। और साथ में हुआ कि और जो पुस्तकालय है, लाइब्रेरी नेटवर्क को कंप्यूटर के माध्यम से जोड़ा जाए। ये 9वीं पंचवर्षीय योजना में कुछ अच्छे काम हुए थे। कंप्यूटरीकृत लाइब्रेरी कर दी गई थी, शुरुआत हो गया था। इसके बाद है पुस्तकालय विकास। छठा में पुस्तकालय विकास पे कमिटी हेतु कमिटी एवं कमीशन, यानी कि समिति एवं आयोग पे काम हुआ। तो इसमें क्या हुआ? जब हम स्वतंत्रता प्राप्ति कर लिए तो शिक्षा में बेहतर सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के कमेटी और कमीशन का निर्माण किया गया, यानी कि समिति और आयोग का निर्माण किया गया। उसमें स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तो था ही, उससे पहले भी ये आयोग या कमिटियां भारत में कार्य कर रही थी। तो पहली कमेटी हम लोगों को जो मिलता है वो मिलता है 1904 में, 1904 में। जिसमें भारतीय विश्वविद्यालय आयोग के रिकमेंडेशन पे शैक्षणिक संस्थाओं में, जो शैक्षणिक संस्थान थे, उसमें लाइब्रेरी विकसित किया गया। इसके बाद 1948 में इसमें कौन कमीशन आया था? इसमें आया था विश्वविद्यालय आयोग सीधा। इसके चेयरमैन थे डॉक्टर राधाकृष्णन। इन्होंने रिकमेंड किया था कि लाइब्रेरी जरूरी है, हर संस्थानों में लाइब्रेरी जरूरी है विश्वविद्यालय स्तर पर। तो इसको राधाकृष्णन आयोग भी बोला जाता है। यह आयोग जो है 1949 में ग्रंथालय यानी कि लाइब्रेरी व्यवस्था में सुधार के लिए अनुशंसा किया था। अब ये अनुशंसा इसके क्या क्या थे उस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, लिखेंगे कम। इसमें कहा गया था कि विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय ग्रंथालय का वार्षिक अनुदान कुल बजट का 6.5% होना चाहिए। कहा कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जो बजट है इनका, उसके अनुसार 6.5% पुस्तकालय हेतु अनुदान देना चाहिए।
फिर इन्होंने क्या रिकमेंड किया, दूसरा इन्होंने रिकमेंड किया कि पुस्तकालय में मुक्त द्वार प्रणाली की व्यवस्था हो। मुक्त द्वार प्रणाली मतलब इसे कोई भी जाकर के स्टडी कर सकता है, कोई बंधन ना हो। तीसरा में पुस्तकालय के संचालन के लिए प्रशिक्षित पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति हो। तीसरा रिकमेंडेशन कहा कि कोई ऐसे ही लाइब्रेरी नहीं चलाएगा, लाइब्रेरी अगर ऐसे चलाए जाएंगे तो प्रोफेशनल लाइब्रेरी नहीं चलाएंगे तो लाइब्रेरी जो है वो ठीक से नहीं चलेगा और पाठक को ठीक से किताबें नहीं मिल पाएंगी। इसलिए कहा गया कि पुस्तकालय संचालन हेतु पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति हो, जिसको हम लोग लाइब्रेरियन बोलते हैं, इसकी नियुक्ति जरूरी है, यह विश्वविद्यालय आयोग ने कहा। अगर कभी आता है कि सर्वप्रथम पुस्तकालय संचालन हेतु पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति का सुझाव किस आयोग ने दिया था, अगर दो आयोग आ गए, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग और विश्वविद्यालय आयोग, तो आपको इसमें विश्वविद्यालय आयोग की बात करनी है। डॉक्टर राधाकृष्णन जी के चेयरमैन थे। आगे देखते हैं कि पुस्तकालय विकास हेतु और क्या क्या काम हुए। छठा देख रहे हैं हम लोग। सातवां, ये इनके रिकमेंडेशन है, इनके आयोग के सुझाव आप लिख सकते हैं। सुझाव ये तीनों जो हैं इनके रिकमेंडेशन है, सुझाव हैं। इसके बाद क्या हुआ, सी या तीसरा, नाइनटीन 1952 में एक आयोग बना, इसको 1952-53 बोलते हैं, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। 52-53 राधा कृष्ण आयोग को 1948-49 बोला जाता है। 48 में तैयार हुआ था, लागू हुआ था 49 में, ये 52 में लगभग तैयार हो गया था, 53 में लागू हुआ था। तो इसको बोलते हैं मुदालियर आयोग। मुदालियर आयोग, इसे माध्यमिक शिक्षा आयोग भी बोला जाता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग भी बोला जाता है। इसके अध्यक्ष जो थे LS मुदालियर थे, लक्ष्मी स्वामी मुदालियर इसके अध्यक्ष थे। इसके अध्यक्ष थे और इन्हीं के नाम पे आप याद रखिए, जितने भी आयोग बनते हैं, आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनके नाम से भी आयोगों को जाना जाता है। तो 49 वाला 48-49 जो राधा कृष्णन आयोग उससे बोला जाता था, और दूसरा मूल नाम था उसका विश्वविद्यालय आयोग। मुदालियर आयोग इसको बोला जाता है, इसका वास्तविक नाम माध्यमिक शिक्षा आयोग है। तो इस प्रकार से जो आयोग का गठन किया गया, अब मुदालियर आयोग ने आयोग का गठन किया गया था, क्यों? माध्यमिक शिक्षा आयोग मतलब माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए। इस आयोग ने प्रत्येक विद्यालय में लाइब्रेरी खोलने का सुझाव दिया था। इन्होंने कहा था प्रत्येक
विद्यालय में पुस्तकालय हो। किसने कहा था, किस आयोग ने? मुदालियर आयोग ने, जिसकी गठन 1952-53 में हुई थी। ये रिकमेंडेशन किया था। इसके बाद शिक्षा के संदर्भ में एक और आयोग आया था, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। डीएस कोठारी उसके अध्यक्ष थे, जिसके हम लोग कोठारी आयोग के नाम से जानते हैं। ये माध्यमिक शिक्षा आयोग है तो उसे शिक्षा आयोग केवल बोला जाता है। चलिए इसकी चर्चा बाद में करेंगे, क्रमशः चलते हैं। फिर चौथा, 1953 में 1953 में यूजीसी ने, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बनाया गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी ग्रंथालय और वित्त ग्रंथालय कर्मचारी इत्यादि का फॉर्मूला प्रस्तुत किया था कि ग्रंथालय जरूरी है विश्वविद्यालय में, हर एक विश्वविद्यालय में जरूरी है, और इसके लिए कर्मचारियों की नियुक्ति होनी चाहिए, यानी कि लाइब्रेरियन की नियुक्ति होनी चाहिए। पांचवा, 1957 में एडवाइजरी कमेटी फॉर लाइब्रेरी, एडवाइजरी कमेटी फॉर लाइब्रेरी का गठन किया गया था। इसका गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष केपी सिन्हा बने थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? केपी सिन्हा। केपी सिन्हा, इसे सिन्हा कमेटी भी बोला जाता है, कहीं कहीं आपको मिलेगा, इसीलिए मैं इसको थोड़ा स्पष्ट करके चलता हूं। कहे जोड़िए कि केपी, इसका एडवाइजरी कमेटी फॉर लाइब्रेरी ही आपका प्रश्न है, बोला जाएगा कि सिन्हा कमेटी। इन्होंने क्या अनुशंसा किया? इसकी अनुशंसा के तहत इनका जो रिकमेंडेशन हुआ, यानी कि अनुशंसा में क्या आया, पंचायत, प्रखंड एवं जिला स्तर पर पुस्तकालय की स्थापना की जाए। पुस्तकालय की स्थापना की बात की। पुस्तकालय की स्थापना की बात इन्होंने की। किस कमेटी ने? सिन्हा कमेटी ने, यानी कि एडवाइजरी कमेटी फॉर लाइब्रेरी। और क्या हुआ? पुस्तकालय के लिए अनुदान की भी व्यवस्था की गई, जो 6 पैसे प्रति रुपए की दर से ग्रंथालय कर के रूप में देना था, उतनी ही राशि राज्य और केंद्र सरकार से भी अनुदान के रूप में लेना था। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद एक और कमेटी जिसकी बात मैं कर रहा था, आ गया शिक्षा आयोग 1964। 1964 में शिक्षा आयोग का गठन हुआ। शिक्षा आयोग का गठन सभी स्तर के शिक्षा के लिए किया गया, क्योंकि 1948 में जो गठन किया गया था विश्वविद्यालय आयोग, राधाकृष्णन ने दिया था, तो लगा कि विश्वविद्यालय के लिए ठीक है, लेकिन विश्वविद्यालय को सुदृढ़ किया जा सकता है। बाद में समझ में आया कि नहीं, 2-3 साल में कि नहीं, ये आयोग विश्वविद्यालय के लिए तो ठीक है,
लेकिन उससे नीचे माध्यमिक स्तर पे भी जहां से बच्चे विश्वविद्यालय में जाते हैं उस स्तर को भी ठीक करने की जरूरत है। तो 1952-53 में मुदालियर आयोग आया और बाद में पता चला कि नहीं, ये जो है माध्यमिक शिक्षा को ठीक करने से केवल काम नहीं चलेगा, संपूर्ण शिक्षा प्रणाली को ठीक करना होगा। तो इसके लिए 1964-66 में, मैं आपको बता दूं, इसको जो है 9466 भी बोला जाता है, इसमें टाइम लगा था। तो 1964-66 में डॉक्टर डीएस कोठारी, इनका पूरा नाम दौलत सिंह कोठारी, इनका नाम पूरा नाम दौलत सिंह कोठारी था। इनकी अध्यक्षता में कोठारी कमीशन बना। जैसे मैं कहा था कि अध्यक्ष के नाम से आयोग बोलते हैं, इसको बोलेंगे कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन बना। कोठारी कमीशन बना तो इसने कहा कि जिला तक राज्य स्तर पर ग्रंथालय की स्थापना पर जोर दिया गया। इसमें बोला गया कि जिला स्तर पर भी राज्य स्तर पर भी हो, लेकिन उसमें कोऑर्डिनेशन हो, समन्वय हो और अनुदान ठीक ठाक हो। तो जब कोठारी कमीशन का जब गठन किया गया था तो इन्होंने पुस्तकालय के सुधार की अनुशंसा की थी। इसके बाद हम लोग 6 देख लिए। पुस्तकालय विकास के कमेटी एवं अधिनियम समाप्त हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखने वाले हैं राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। मैं आपको एक रिकमेंड करता हूं कि आप जो है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के वेबसाइट पे जाइए, वहां बहुत सारी सूचनाएं आपको मिल जाएंगी। जैसे मैंने कुछ संग्रहित किया है, राजा राम मोहन राय पुस्तकालय फाउंडेशन, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। 1972 में इसका मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण पुस्तकालय को सहायता प्रदान करना। ग्रामीण पुस्तकालय को सहायता प्रदान करना, यही इसका इसका सुझाव था, ये इसके उद्देश्य थे। इसके बाद क्या हुआ? आठवां में वर्किंग ग्रुप ऑन लाइब्रेरी प्लानिंग कमीशन बनाया गया। वर्किंग ग्रुप ऑन लाइब्रेरी, प्लानिंग कमीशन। कमीशन बनाया गया कब? 1964 में कोठारी कमीशन के समय में ही। इससे क्या हुआ? इससे हुआ लगभग 31 करोड़ की लागत वाली पुस्तकालय विकास की योजना रखी गई।
इससे ये फायदा हुआ। वर्किंग ग्रुप ऑन लाइब्रेरी प्लानिंग कमीशन जो 1964 में बना, इसमें 31 करोड़ की लागत वाली पुस्तकालय विकास योजना का आरंभ किया गया, योजना बनाया गया। आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में हम लोग नए विषय के साथ।